जैसा कि हम राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा कर रहे थे, भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के क्रम में राजनीतिक दलों के जो गठन के आधार हैं, प्रारूप हैं, उसके पश्चात कल हमने चर्चा की थी राजनीतिक दलों की कार्य और भूमिका के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों के लाभ, हानि, गुण अवगुण, मेरिट डिमेरिट। जैसा कि राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अनेक प्रकार के सकारात्मक उपयोगी कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस आधार पर उनके राजनीतिक दलों के गुण और अवगुणों के बारे में इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला जो राजनीतिक लाभ है, राजनीतिक दलों से लाभ है, वह है राजनीतिक दल मानवीय प्रकृति के। जैसा कि सभी को ये जानकारी है, मानवीय विचारों में भिन्नता पाई जाती है। अतः भिन्न भिन्न विचारों का विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में प्रकट होना एक स्वाभाविक लक्षण है। मानवीय प्रकृति कहीं उदार तो कहीं अनुदार होती है, कहीं जटिल होती है तो कहीं लचीली होती है। अतः भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय गुणों का राजनीतिक दलों में प्रगटीकरण होता है और राजनीतिक दल मानवीय प्रकृति के कार्य या संवेदनशीलता दिखाते हुए मानवीय प्रकृति के अनुसार वह कार्य करते हैं, जिससे जनता को लाभ मिलता है। दूसरा लाभ है राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता पर रोक, विरोधी दल के अनुचित कार्यों की आलोचना करते हैं। विरोधी दल है वो सरकार के अनुचित कार्य या जन विरोधी कार्य हैं उनका आलोचना करते हैं, जनहित के मार्ग को अग्रसर होने के लिए बाध्य करते हैं, सरकार की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाते हैं, तानाशाही बनने पर अंकुश लगाते हैं, शासन में संतुलन बनाए रखते हैं और विरोधी दलों की उपस्थिति देश को सत्ता के प्रति विद्रोह से बचाती है, क्योंकि विरोधी दल सरकार के अनुचित कार्यों के प्रति निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं। इससे जनता का आक्रोश क्रांति का रूप नहीं लेता बल्कि निरंतर प्रकट होता रहता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल सरकार पर बराबर निरंकुशता या तानाशाही न होने का रोक लगाते हैं, तानाशाही होने पर रोक लगाते हैं। अगला है राजनीतिक दल मतदाताओं का ध्यान बड़ी समस्याओं की ओर आकृष्ट करना। प्रत्येक देश में राजनीतिक दल जनसाधारण का ध्यान छोटी छोटी निजी बातों से हटाकर राष्ट्र के समक्ष उपस्थित बड़ी बड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल समस्याओं के स्पष्टीकरण ही नहीं करते, अपितु जनता के साथ मिलकर उनका विवेक सम्मत हल ढूंढने का भी प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से मतदाताओं का ध्यान आकृष्ट करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं के, राष्ट्र की या देश की जो समस्याएं हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षण करते हैं। इससे जो सरकार है वह सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, तानाशाही नहीं हो पाती। अगला है लोकतंत्र का संचालन संभव बनाते हैं। जैसा कि विद्वान लीकोक ने ठीक ही कहा है, राजनीतिक दलों की उपस्थिति लोकतंत्रीय सरकार को व्यावहारिक बनाती है, क्योंकि अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन होता है। तात्पर्य है राजनीतिक दलों की जो उपस्थिति है वह लोकतांत्रिक सरकार, जहाँ डेमोक्रेसी की सरकार है, उसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं राजनीतिक दल और शासन संचालन में भी सहयोग देते हैं, रचनात्मक सहयोग और सुझाव देते हैं, जिससे शासन का संचालन ठीक से संभव हो पाता है। अतः राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का कार्य कौन करेगा? अगर राजनीतिक दल नहीं हो तो चुनाव कौन लड़ेगा, सरकार कौन बनाएगा? इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र का संचालन करने को संभव बनाते हैं, जिससे शासन तानाशाही नहीं होता और विपक्ष मिलकर दोनों रचनात्मक सहयोग करते हुए शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार से अगला जो लाभ है वह है कार्यपालिका विधायिका में सहयोग प्राप्त करते हैं। जैसा कि
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या संसदात्मक शासन प्रणाली है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता। दोनों में आपसी सहयोगी या मधुर संबंध होना आवश्यक है। संसदीय सरकारों में या संसदीय शासन व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका में से ही बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, यानी व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत हो उस दल की सरकार होती है, इसलिए व्यवस्थापिका में से चुना जाता है। और जहाँ अध्यक्षात्मक शासन है उनका निर्वाचन चूँकि जनता करती है सीधा, किंतु राष्ट्रपति के दल का ही व्यवस्थापिका में बहुमत हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए सीनेट की अनुमति लेना कार्यपालिका की आवश्यक है। नियुक्तियां, संधियां, समझौते जो भी करते हैं उसमें सीनेट का जब तक मोहर नहीं लगता तब तक वह विधेयक या कानून का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में वस्तुतः ये रहता है, जहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके विपरीत सीनेट में बहुमत होता है, इसलिए व्यवस्थापिका से सहयोग प्राप्त करते हैं और व्यवस्थापिका या विधानमंडल में जो सहयोग प्राप्त करते हैं उससे ही शासन की प्रक्रिया संचालन करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल उसमें सहयोग करते हैं। ये भी एक राजनीतिक दलों का लाभ है। अगला है जनता और सरकार के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। जनता और सरकार के मध्य राजनीतिक दल हैं, वो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। राजनीतिक दलों का संपर्क जनता से निरंतर बना रहता है। विरोधी दल जनता की समस्याओं और कठिनाइयों को सरकार तक पहुंचाते हैं। सत्तारूढ़ दल को भी, क्योंकि दोबारा चुनाव लड़ना होता है इसलिए निरंतर जनता संपर्क रहना रहता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल ही जनता की आकांक्षाओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके हित में नीति निर्माण और निर्णय करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दल हैं वह जनता और सरकार के मध्य एक सेतु के, एक पुल, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अगला है जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। राजनीतिक दल है वह जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजनीतिक दल जन जागृति के रूप में एक महत्वपूर्ण टूल से साधन है। जनता की राजनीतिक विषय में उदासीनता दूर करते हुए राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं और दलों के कार्यकर्ता चुनाव के समय घर घर जाकर जन जागृति करते हैं और देश के आवश्यक मुद्दे, देश की आवश्यक समस्याओं को ध्यान केंद्रित करते हुए अपने घोषणा पत्र में उसका उल्लेख करते हुए कि हमारी सरकार अगर बहुमत मिला तो हम ये कार्य संपन्न करेंगे। प्रत्येक दल अपना अपना कार्यक्रम, अपना अपना घोषणा पत्र लाता है और उससे आम आदमी में अपनी समस्याओं के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने जन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। इसलिए आम आदमी में ये राजनीतिक दल राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। अगला है विपक्षी दल कानूनों की कमियों को दूर करते हैं। विरोधी दल, विपक्षी दल न केवल कर्तव्य ये होता है बल्कि इस दिशा में वास्तव में सक्रिय होते हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए गए विधेयकों की मुख्य परीक्षा कर उसकी त्रुटियों को उजागर करते हैं। उन विधेयकों में वह जन विरोधी तो नहीं है, वो जनता में नई समस्या तो पैदा नहीं करेगी। उन त्रुटियों को जनता के सामने उजागर करते हैं, उसको जनता के सामने लाते हैं जिससे जनता का ध्यान आकृष्ट होता है। ऐसा करने से विधेयक की प्रस्तावित बुराइयां समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं। लोकमत की चिंता करते हुए सत्तारूढ़ दल भी इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि आगे भी उसको चुनाव लड़ना है, आगे भी उसको बहुमत में आना है, ऐसा वह सोचते हैं, जिसके माध्यम से वह इन कमियों को दूर करते हैं। अगर विधेयक या कानून में कमी रही, और ये सबसे ज़्यादा ध्यान दिलाने वाला विपक्षी दल है कि इस सरकार में ये कार्य हो रहा है, ये कार्य संपन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से विरोधी दल हैं वो कानूनों की कमियों को भी दूर करते हैं। ये राजनीतिक दलों का लाभ है। अगला है राजनीतिक दल सुधार कार्यों की शुरुआत करते हैं।
सुधार कार्यों में शुरुआत। प्रत्येक देश में राजनीतिक दल उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों में जो प्रचलित बुराइयां हैं उसको दूर करने में सुधार के कार्य का श्री गणेश करते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, या विविध क्षेत्रों में प्रचलित बुराइयां, समस्याएं हैं, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। अब जैसे वर्तमान सरकार ने मृत्यु भोज पे बंद किया, पटवारी और सरपंच को पाबंद किया गया, इस प्रकार से जो समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने का न केवल राजनीतिक दल काम करते हैं, बल्कि आने वाले समय में हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए किसी भी तरह की जो समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक या विविध क्षेत्रों में, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिससे बुराइयां दूर कर सके। इसलिए राजनीतिक दलों से सुधार कार्यों की शुरुआत करते हैं। अगला है सरकार के गठन में आसानी। राजनीतिक दलों की चुनाव में एक तरह से कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। किसी भी देश के सरकार के गठन को आसान हो जाता है। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष को केवल ये पता लगाना होता है किस दल का विधानमंडल में बहुमत प्राप्त कर लिया या किस दल ने बहुमत खो दिया। ये सरकार के गठन में आसानी रहती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के आंकड़े रहते हैं, इस दल को इतने प्राप्त हुए, इस दल को इतने प्राप्त हुए और इस दल को इतनी सीटें प्राप्त हैं। इस आधार पर जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है उसको पता होता है कि वह, या संवैधानिक अध्यक्ष है उसको पता होता है कि किस दल का बहुमत है, किस दल का बहुमत। अभी सरकार का हमने राजस्थान में देखा, बीच में इतना अपने ही दल में चुनौती मिलने के बाद में राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए समय दिया और एक तरह से फिर नाटकीय ड्रामा के माध्यम से उन अपने ही दल के जो गुट हैं उसमें से मिलकर दोनों ने बहुमत सिद्ध किया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार के गठन और विघटन, कब बहुमत खो दिया और कब बहुमत प्राप्त कर लिया, ये राज्याध्यक्ष या संवैधानिक जो अध्यक्ष है उसको पता होती है। इसलिए सरकार के गठन में इन राजनीतिक दलों की संख्याओं के कारण चुनाव करने में आसानी रहती है। अब हम चर्चा करेंगे हानियों के अवगुण, हानियां या अवगुण। पहला है, राष्ट्रीय हितों को दलों के स्वार्थी प्रचार से हानि होती है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं, किंतु इनके कार्यकरण से प्रतीत होता है कि दलबंदी में विभक्त होकर जनता और राष्ट्रीय हित को भुला देते हैं और अपने तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल राष्ट्र के दूरगामी भविष्य को अनदेखा कर देते हैं। इस संबंध में मेरिट ने कहा है, देशभक्ति के आधिक्य से देशभक्ति की आवश्यकताओं पर पर्दा पड़ सकता है। मत प्राप्त करने की बात पर अत्यधिक ज्ञान देने से दलों के नेता और उनके प्रबंधक देश की उच्चतम आवश्यकताओं को भूल जाते हैं और स्वार्थी और निजी हित को ध्यान में रखते हुए एन के एन प्रकार सत्ता किस प्रकार से प्राप्त करें, उस प्रेरणा से राष्ट्र के बाहर का कोई अंतर्राष्ट्रीय दल हो, यानी जिनकी प्रेरणा स्रोत राष्ट्र के दल के बाहर का कोई अंतर्राष्ट्रीय दल हो, वह भी उससे प्रेरणा लेता है कि किस प्रकार से सत्ता प्राप्त करता है। जैसे वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वाचन की कार्य शुरू है, प्रचार प्रसार शुरू है, वह मोदी के कार्यों को या मोदी के प्रचार प्रसार के कार्यों को वो अपना प्रेरणा स्रोत मानता है और मोदी का प्रचार करता है। मोदी के जो प्रचार व्यवस्था है या प्रचार करने का तरीका है, उसको वह प्रेरणा का स्रोत मानता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय हितों के जो स्वार्थी प्रचार है उसको भुलाकर राष्ट्र की हानि भी हो सकती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाता है। दूसरा है, दलीय व्यवस्था गुटबंदी उत्पन्न करती है। अभी हाल में राजस्थान में हमने इसका उदाहरण देखा है। दलीय व्यवस्था गुटबंदी उत्पन्न करती है। अभी राजस्थान में बीच में 34 दिनों का जो ऊहापोह की जो स्थिति हुई, वो नाटकीय घटनाक्रम के बाद में उस दल में वापस शामिल हो गए। ये एक गुटबंदी है। तो दलीय व्यवस्था इस प्रकार से गुटबंदी उत्पन्न करती है और इसमें विपक्ष भी अपना सहयोग प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों में सबसे अधिक नकारात्मक योगदान ये रहता है
कि देश में गुटबंदी की भावना उत्पन्न करते हैं। सत्तारूढ़ दल विरोधी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से सहन नहीं करते और विरोधी दल भी सत्तारूढ़ दल को अपना शत्रु मान बैठते हैं। देश और समुदाय को दूषित ईर्ष्याओं से, झूठे भय से एक दल दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुओं को उत्तेजित करते हैं। कभी कभी ये उपद्रव राजद्रोह में रस जाते हैं। इस प्रकार से दलीय व्यवस्था एक तरह से गुटबंदी उत्पन्न करती है। अगला है योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित। दलीय व्यवस्था के कारण या राजनीतिक दलों के कारण योग्य व्यक्ति का चयन या योग्य व्यक्ति की सेवा से वंचित देश हो जाता है। दलीय कार्य प्रणाली के कार्यक्रम और दोषों को देखते हुए देश के सर्वोत्तम और योग्य व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों से अलग रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान को नष्ट करने जीव जोरी की कला विकसित नहीं कर पाते। वे चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव बहुत खर्चीला होता है। बिना राजनीतिक दल के समर्थन के प्राय चुनाव जीता भी नहीं जा सकता। इस तरह राजनीतिक जीवन की अनिवार्य बुराइयों को देखते हुए मेधावी और योग्य और सज्जन व्यक्ति राजनीतिक दलों में शामिल नहीं होते। ऐसी स्थिति में देश का शासन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। अगला है निजी व्यक्तित्व को कुचलते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है, अपना अनुशासन होता है, जिसका पालन करना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र विचार नहीं रख सकता, क्योंकि दलीय अनुशासन से बंधा रहता है। इस तरह दल की सदस्यता ग्रहण कर लेने मात्र से ही व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का अधिकार है वह सामूहिक अनुशासन और आचरण संहिता के जाल में संकुचित हो जाता है और बंध जाता है। वह अपने निजी विचार स्वतंत्र रूप से, अगर कोई विचार है तो वह राजनीतिक दल की भावना के, निजी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के विपरीत अपना निजी विचार नहीं व्यक्त कर सकता। इस प्रकार से विद्वान व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनके विकास का बाधक है। निजी व्यक्तित्व है वह संकुचन हो जाता है। अगला है नैतिक स्तर में गिरावट। राजनीतिक दल अस्तित्व में आने के पश्चात एन प्रकार ने सत्ता के केंद्र पर अधिकार प्राप्त करने की लालसा रखते हैं और रखते भी होना भी चाहिए, किंतु एन प्रकार ने नहीं स्वच्छ नेतृत्व, कार्यक्रम, घोषणा पत्र, जन समस्याओं को दूर करने का एक कार्यक्रम हो, उस आधार पर सत्ता प्राप्त करना चाहिए लालसा। परंतु एन प्रकार सत्ता के केंद्र पर अधिकार करने की जो लालसा रखते हैं उससे नैतिक स्तर पर सामान्यतः गिरावट आई है, जो हमें आज देखने को मिलती भी है। किस तरह से संवाद होते हैं, किस तरह से संसद में कार्रवाई होती है, किस तरह से बेहुदा बेढंगा प्रदर्शन होता है, उससे केवल एक ही लक्ष्य है कि सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए नैतिक स्तर में भारी गिरावट देखने को मिलती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल जनता से झूठे वादे करते हैं, तरह तरह की चालाकियों के माध्यम से मतदाताओं को फुसलाते हैं। 15 लाख आपके खाते में आएंगे, हम ये करेंगे, इस तरह से झूठे वादे करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह से नैतिक गिरावट ही मानी जाएगी। चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दल अनेक अनीति के कार्य करते हैं, शराब बांटते हैं, गलत धंधे करवाते हैं, गुंडों का साथ लेते हैं। तो चुनाव के समय कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को डराने धमकाने, चुनाव पूर्व रात्रि में शराब, कंबल इत्यादि बांटने, एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप, विषैला प्रचार करते हैं। ये एक तरह से राजनीतिक दलों का एक सामान्य सा आचरण बन गया, कोई भी राजनीतिक दल हो। इस कारण से राजनीतिक दलों की जो छवि है वह सामान्य जीवन में नैतिक स्तर को गिरावट की ओर ले जाने वाली है, और नैतिक स्तर में पतन हुआ है, नैतिक स्तर का गिरावट देखने को मिली है। अगला है सत्तारूढ़ दल की तानाशाही। व्यवस्थापिका में जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ सत्तारूढ़ दल का बहुमत होता है, उसकी सरकार होती है, उसकी कार्यपालिका होती है। तो
चूंकि कार्यपालिका नीति निर्माण में या निर्णय करने में उचित अनुचित को महत्व देना बंद कर देती है, जिससे लोगों की भावना बन जाती है कि सत्तारूढ़ दल तानाशाही का आचरण कर रही है। ये खतरा तब और अधिक बढ़ जाता है जब व्यवस्थापिका में विरोधी दलों की संख्या नगण्य हो। जैसा कि वर्तमान में मोदी के दूसरे कार्यकाल या पहले कार्यकाल में, दोनों कार्यकालों में ये आरोप लगता है कि मोदी तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि विपक्षी दल वहाँ न्यून मात्रा में, विपक्षी दल की इतनी आवाज़, और बिखरा हुआ विपक्षी दल है, संगठित विपक्षी दल नहीं है, बिखरा हुआ विपक्षी दल होने के कारण सत्तारूढ़ दल का पर्याप्त बहुमत होने के कारण, बहुमत से अधिक होने के कारण सत्तारूढ़ दल अपनी मनमानी की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से सत्तारूढ़ दल है वो तानाशाही करता है। ये एक तरह से राजनीतिक दलों के न्यूनता या बिखरा हुआ विपक्षी दल के कारण देश को हानि होती है, बराबर संतुलन नहीं रहता। अगला है, राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। राजनीतिक दल है वह राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। राजनीतिक दल न केवल जनजीवन के सामान्य नैतिक स्तर पर में गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं, अपितु चुनाव के दिनों में प्रभावशाली लोगों को पैसा आदि बांटकर वोट प्राप्त करने के जो तरीके अपनाते हैं, वोट दिलाने वाले प्रभावशाली लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, उम्मीदवार जीतने के बाद ऐसे लोगों को प्राथमिकता से लाभ पहुंचाते हैं। सत्तारूढ़ दल ऐसे लोगों को उन्होंने एक वर्ग या विशेष क्षेत्र विशेष के मत दिलवाए हैं। सरकार और गैर सरकारी ऊंचे पदों पर पद भी दिए जाते हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलता है। वर्तमान में जो अडानी जी को रेलवे के स्टेशन, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रसार में उनकी मदद की है। तो इस तरह से राजनीतिक दल हैं वह राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो ठीक नहीं है देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए या लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए। अगला है, बहुदलीय पद्धति में अस्थायी सरकार। या बहुदलीय व्यवस्था में अस्थिरता। जिन लोकतंत्र देशों में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है, वहाँ की सरकारों का कार्यकाल अस्थायी, बहुत कुछ अस्थायी और अस्थिरता उत्पन्न होती है। 1967 से 1972 और 1996 से 1998 में मिलीजुली सरकारें और कई दल मिलकर संयुक्त रूप से शासन का संचालन किया, और केंद्रीय शासन के स्तर पर सरकार की अस्थिरता के लिए गत एक दशक में बहुदलीय प्रणाली को उत्तरदायी माना गया। क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एस डी देवगौड़ा जब शासन व्यवस्था में थे 96 से 98 के बीच में, उस समय देश में जो शासन व्यवस्था थी वह एक प्रकार से अस्थिरता के दौर पे थी, और विभिन्न दल मिलकर शासन व्यवस्था को संचालित, और कोई दल बाहर से समर्थन कर रहा था। इसलिए बहुदलीय पद्धति में सरकार की अस्थिरता रहती है, जिसके कारण जनहित के मुद्दे या जन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए भी विभिन्न दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार से अस्थिरता का माहौल रहता है कि कब सरकार चली जाए, किस दल ने बहुमत हटा लिया या समर्थन हटा लिया, तब सरकार को जाना पड़ता है। अगला हानि है, जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। राजनीतिक दल जिस कार्यशैली से कार्य करते हैं वह जनसाधारण के मतभेदों को दूर करने के स्थान पर उन्हें प्रोत्साहित देते हैं। उन्हें सार्वजनिक जीवन में कटुतापूर्ण बन जाता है। इससे सार्वजनिक जीवन कटुतापूर्ण बन जाता है। संपूर्ण देश के लोग और व्यवस्थापिका कई भागों और वर्गों में बटी हुई दिखाई देने लगती है, विभिन्न राजनीतिक दलों में बटी हुई दिखा देती है। सभी वर्ग परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं। जैसा कि डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ठीक ही कहा है, राजनीतिक दल समाज के विभाजन को अधिक विस्तृत बनाते हैं, असंबद्ध प्रश्नों का समावेश करके राजनीतिक प्रश्नों को उलझा देते हैं। वे तर्कहीन भावनाओं को उभार कर तर्क को निरुपाय कर देते हैं और सामान्य सहयोग के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा बनते हैं। ये राजनीतिक दलों को जनता में जनभेदों, मतभेदों को, एक परिवार
एक ही परिवार में विभाजन राजनीतिक दल करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे अगर दल में जाता है तो आपस में मतभेद नहीं, मनभेद हो जाते हैं, उसमें वैमनस्यता फैलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था या राजनीतिक दलों के कारण जन मतभेदों को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है, राजनीतिक दल सांप्रदायिक द्वेष फैलाते हैं। प्रायः देखने को मिलता है जैसे जैसे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता में पतन हुआ है, सार्वजनिक जीवन में गिरावट आ रही है, उससे राजनीतिक दल मत प्राप्त करने के तात्कालिक ध्येय को सामने रखकर उचित अनुचित का विचार न करके अनेक सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर विद्वेष फैलाते हैं। विशेष तौर पर धार्मिक आधार पर बने राजनीतिक दल इस प्रकार के सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की भूमिका निभाते हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे AIM कासुद्दीन ओवैसी हो, जो धर्म के आधार पर विद्वेष फैलाते हैं वो राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्र के स्वास्थ्य या राजनीतिक व्यवस्था के लिए कांटा है, या राजनीतिक व्यवस्था को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दल सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का कार्य भी करते हैं। इसलिए दलीय पद्धति के जो उपयुक्त दोष हैं वह न्यूनाधिक मात्रा में उनकी कार्यशैली के कारण पाए जाते हैं, जिनका प्रतिकार संभव है। और यदि राजनीतिक दल तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें तो दोषों का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार से लाभ हानि, मेरिट डिमेरिट के रूप में चर्चा की, और उसके पश्चात आता है प्रारूप। राजनीतिक दलों के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं। जैसे एक दलीय प्रणाली, जिस देश में एक ही दल की व्यवस्था हो, एक ही दल का शासन व्यवस्था हो, जैसे चीन है, रूस है, अन्य साम्यवादी देशों में केवल एकमात्र साम्यवादी दल पाया जाता है। इन देशों में साम्यवादी दल के अलावा कोई दल गठित नहीं किया जा सकता, जिससे एक ही दल की सरकार रहती है। इससे विपक्ष की भूमिका उसी दल के व्यक्ति करते हैं जो सामान्यतः इतना प्रभावी नहीं रहता। एक दलीय सरकारें हैं, वहाँ तानाशाही रहती है। अब संविधान में अपने मनमानापन दिखाते हैं, संविधान संशोधन कर देते हैं, और जैसा कि पुतिन हैं, शी जिनपिंग हैं, इन्होंने तो आजीवन अपना कार्यकाल घोषित कर दिया है। इस तरह से मनमाने या तानाशाही की ओर एक दलीय व्यवस्था रहती है। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था। किसी भी देश में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में प्राय द्विदलीय है। अमेरिका में डेमोक्रेटेड, रिपब्लिकन, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, इस तरह से द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला है बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें कि भारत प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में जो दलों की संख्या है, असंख्य तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल उत्पन्न होते हैं, और कब राजनीतिक दल उत्पन्न होते हैं, कब नष्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और नए नए राजनीतिक दलों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। और क्षेत्रीय दलों का उभार, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण भारत देश में क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव पड़ा है, उससे राष्ट्रीय हित गौण हो गए हैं। राष्ट्रीयता के जो हित हैं, राष्ट्रीयता का जो भाव है वो कम हो गया है। क्षेत्रीय दलों की जो प्रभावशीलता है, क्षेत्रीय दलों की जो व्यवस्था है, क्षेत्रीय दलों का जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ने लगा है, और सरकार में भी वो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब ध्वनित होता है। किसी भी देश में राजनीतिक दलों की संख्या पर कोई बंधन नहीं, और दल बनाने का न केवल आज़ादी हो बल्कि वास्तव में दलों का शीघ्र निर्माण और पतन भी हो, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। फ्रांस और भारत इसके महत्वपूर्ण उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।